हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, बहुत सारे टॉपिक को कवर करना है। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे किसके साथ? ऑब्वियसली अमेरिकन बाजार के साथ। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, तभी तो अमेरिकन बाजार आप देख सकते हो 300 पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो अमेरिकन बाजार का जो फ्यूचर था, ठीक है, उसमें हम लोग को एकदम सडनली वापस आज के दिन गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, एंड जो हमारे बाजार 12 बजने के बाद जो गिरा था, उसका मेजॉरिटी कारण, वन ऑफ द कारण भी आप चाहो तो कह सकते हो, ये अमेरिकन बाजार में के जो फ्यूचर में जो प्रेशर देखने को मिला था। एंड प्लस गुरुवार के दिन जो ज़बरदस्त बाजार यहाँ पे गिरा था, उसका भी एडजस्टमेंट होना बाकी था। तो थोड़ा सा बियर वालों के लिए आज सूटेबल मार्केट था कि चलो इसको थोड़ा सा तोड़ दिया जाए करके, और इसी चीज़ के चलते निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली थी। सो डाउ जोन्स की बात करें, फिलहाल अभी अगेन कह रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ तभी तक तो 300 पॉइंट की गिरावट, और वीकेंड से नियर बाय 1% की गिरावट नजर यहाँ पे आ रही है। सिमिलर वे नेस्डेक की भी बात करेंगे तो 1% की गिरावट नजर आ रही है। 150 पॉइंट यहाँ पे डाउन है। हम जरूर ट्राई करेंगे कि इनमें थोड़ी सी रिकवरी आ जाए, बिकॉज अभी अभी हम लोगों ने देखा भाई, इन्फ्लेशन का हमारा जो डेटा था वो काफ़ी अच्छा हम लोग को देखने को मिला, मतलब अनुमान से तो बेहतर ही देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो उसका अगर अच्छा रिएक्शन अगर हम लोग को यहाँ पे देखना है तो डेफिनेटली अमेरिकन बाजार ने थोड़ा सा न्यूट्रल परफॉर्मेंस दिखाना तो बात यहाँ पे बनता है। अगर ये ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा तो मंडे के दिन शायद से वो अच्छा खासा डेटा भी शायद से वाइप आउट होते हुए देखने को मिल सकता है। एनीवेज, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, हाँ, टीसीएस के नंबर देख लिए। तो एक अनुमान लगाने के लिए उसी के साइज के तो नहीं बोल सकते, अभी टीसीएस तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, बट फिर भी लार्ज कैप कंपनीज की बात करें तो विप्रो इन्फोसिस भी है। तो विप्रो का एडीआर कैसा चल रहा है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। तो विप्रो का एडीआर 1.5% डाउन फिलहाल तो नज़र आ रहा है। इन्फोसिस का एडीआर की बात करें, ये भी लगभग 2% के आसपास डाउन था, बट निचले स्तर से काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली, इसलिए अभी फिलहाल 1.25% डाउन नज़र आ रहा है। ठीक है, बट डायरेक्टली इसको कनेक्ट करके देखना इन टीसीएस के साथ, उनके नंबर के साथ थोड़ा सा टफ यहाँ पे रहता है। ठीक है, एंड प्लस अगर हम लोग बाकी के भी एडीआर को चेक कर ले तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे भी हम लोग को इन दोनों के साथ साथ 1.25% डाउन, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक भी 1.5% यहाँ पे डाउन, डॉक्टर रेड्डीज भी लगभग 1% डाउन ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हमारे ऑल ओवर जो एडीआर है उनमें एक अच्छी खासी पिटाई होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट फिर भी एक ओवरव्यू करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक जस्ट एक चीज़ों के ऊपर फोकस रखने की कोशिश करें। ओरिजिनल जो पिक्चर है फुल फ्लेजेड, वो तो टीसीएस की मंडे के दिन ही पता चल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो सीडीएसएल, यस, सीडीएसएल की बात करें तो जो ये सवाल यहाँ पे पूछा थे, सर बाजार तो गिर गया तो सीडीएसएल कैसे भागा, तो अगेन सेम चीज़ जो मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ती है। ठीक है, कौन सा 1+1=2। हाँ, वैसे ये शेयर मार्केट में ये रूल वर्क नहीं करता है, मतलब 1+1=2 ये किसी को भी अगर आप पूछोगे दुनिया में तो वो इसका जवाब यही देगा। बट शेयर मार्केट में अगर आप ये कहोगे कि सर निफ्टी तो आज नीचे गया तो सीडीएसएल कैसे ऊपर, अरे भाई ये फिक्स रूल नहीं है, मैंने कितनी बार कहा है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी, ये एक शक्यताओं का खेल होता है। ठीक है, मार्केट जिस प्रकार से जाता है उस हिसाब से स्टॉक्स चलते हुए देखने को मिल जाते हैं, खास करके बीएससी एंड सीडीएसएल। आप अगर सेम टू सेम ही रैली यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो भाई, तो फिर मैं ऑलरेडी आपको ये बहुत बार सिखा चुका हूँ, तो ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, लार्ज कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा डे बाय डे, एक एक मिनट का कैंडल स्टिक अगर आप चेक करते रहोगे कि वैसे ही भागने चाहिए करके, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली जैसी बात हो गई। एंड एनीवे, सीडीएसएल आज क्यों भागा भाई इतना, यहाँ पे बाजार में गिरावट थी उसके बावजूद 6.5% भागा, तो इसके पीछे का रीज़न है डेटा सामने आ गया भाई। अलग अलग क्वार्टर के अपडेट्स आते हैं, तो सीडीएसएल ने भी अपने अपडेट्स यहाँ पे रख दिए कि मार्च में अगर देखा गया तो 31 लाख डीमैट अकाउंट ऐड होते हुए देखने को मिल गए, और पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो एक नए लेवल पे हम लोगों को रिकॉर्ड जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इस प्रकार की जब खबरें आ जाती है तो फ़ायदा यहाँ पे हो ही जाता है। ठीक है, अगर हाँ ये खबर अगर आज के दिन अगर नहीं होती, ठीक है, अपडेट नहीं होता, तो डेफिनेटली सीडीएसएल में पिटाई यहाँ पे हो सकती थी। तो ये कॉमन सेंस वाली बात हम लोग को ज़रूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे तो केईआई इंडस्ट्रीज़, तो आज के दिन भी 5% ऑलमोस्ट ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। केबल वायरिंग में अभी किसी को जाना है बड़े प्लेयर्स में तो केईआई इंडस्ट्री की ओर ही लोग ज़्यादा देख रहे हैं रैदर देन पॉलीकैप। पॉलीकैप भी कोई ख़राब नहीं है, बट हाँ वो एक बोलते हैं ना, एक दाग लग गया है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। अभी वो दाग सच है झूठ है, वी डोंट नो। वही सबसे बड़ी बीमारी होती है मार्केट की, अनसर्टिनिटी। ठीक है, कि होगा क्या वही पता नहीं, क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जाते हैं। इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई अपडेट भी नहीं मिल रहा है, तो हर कोई बैठा रहता है। छोटा मोटा पैसा लगाना अलग बात है, बड़ी पूंजी डालना ऐसे अनसर्टिनिटी में ये मतलब काफ़ी रिस्की हो जाता है। वैसे देखा गया बैलेंस शीट वाइज, पीएनएल वाइज, नंबर वाइज, शेयर होल्डिंग पैटर्न वाइज कुछ भी खराबी नहीं है, बट वो एक बीच में खबर आ गई कि भाई ये अपने सेल्स को कम दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि कम सेल्स दिखेगा तो कम प्रॉफिट दिखेगा, कम प्रॉफिट दिखेगा तो कम टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स इनका ज़्यादा बनता है, सेल्स भी मतलब इनकी ज़्यादा रहती थी, ऐसे आरोप है। अभी कितना सच झूठ, इनकम टैक्स के ओर से ऑफिशियल खबर अगर आएगी
तब पता चलेगा। अभी आएगी कि नहीं आएगी इसी का इंतजार हर कोई यहाँ पे कर रहा है। सो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमेशा स्टॉक मार्केट में रहती रहती है। इसी चीज़ के चलते KAI को थोड़ा बहुत फ़ायदा तो यहाँ पे ज़रूर मिलता होगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो डीमार्ट से रिलेटेड भी काफ़ी सवाल आते रहते हैं। डीमार्ट के लिए अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इवेंट तो वही है भाई, Q4 के रिजल्ट। बिकॉज अभी तक इनके जितने भी Q4 मतलब क्वार्टर के नंबर्स आए उसके बाद मार्केट ने कुछ इनको इतना खास रिस्पांस नहीं दिया है। ठीक है, वैसे इनका एवरेज परफॉर्मेंस रहेगा भाई 5 साल में डबल करके 2 करके, तो उतना तो एक करके दे सकते, उतना कोई ज़्यादा दिक्कत की मतलब होना तो यहाँ पे नहीं चाहिए। हाँ, पर फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं अभी पिछले 1 साल में बॉटम लेवल से तो 40% भागा है। यहाँ पे 5 साल में देखेंगे 250%, ये चलता रहता है। ठीक है, गिरने के बाद तो खराब ही लगेगा, 100 कारण चीज़ें आ ही जाती है। अभी वापस उस लेवल पे जाने के लिए आप देख सकते हैं पुराने लेवल को तोड़कर ऊपर जा रहा है, और इस लेवल को तोड़ करके थे ना वो क्या टेक्निकली ब्रेकआउट चीज़ें, तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो अगर कंपनी एकदम ही अच्छे नंबर्स अगर दिखा देता है एंड बाजार भी अगर उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बाजार का एक्सेप्टेंस होता है, मतलब अगर बड़े प्लेयर्स को अच्छा लगता है तो फिर ये एक अच्छा खासा रैली ज़रूर यहाँ पे दिखा सकता है। तो उसका तो इंतज़ार करना पड़ेगा, नंबर कैसे आते हैं करके उस हिसाब से रहेगा। स्टोर्स तो काफ़ी सारे अच्छे ओपन करके यहाँ पे रखे हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारती एयरटेल, उसी की जो सब्सिडी आप सब लोगों को पता है भारती एक्साकॉम। सो इसका IPO हम लोग को देखने को मिला था, तो 32% पे यहाँ पे हम लोग को ज़बरदस्त लिस्टिंग देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज़, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी में ऑलरेडी केमिकल के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे बना चुका हूँ। आपके पास कोई भी केमिकल का X स्टॉक हो, Y हो, Z हो, A हो, B हो, C हो, यूजुअली एवरेज अगर आप केमिकल कंपनियां देखोगे उनमें एक डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि एक साइकिल की तरह जो डाउनफॉल देखने को मिल जाता है। मतलब कभी बिजनेस ऊपर डिमांड तो कभी बिजनेस का डिमांड एकदम लोअर लेवल पे, तो उस हिसाब से देखा गया तो केमिकल कंपनियां हम लोग को परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो आरती इंडस्ट्री भी केमिकल से ही जुड़ी हुई कंपनी है। ठीक है, तो कंपनी फंडामेंटली खराब नहीं है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट बिजनेस में स्लो डाउन है, तो उसका वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो पिटाई होते हुए देखने को मिलती है। वैसे तो आरती फार्मा लैब के चलते शेयर्स तो हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप, यस अदानी ग्रुप की बात करेंगे तो ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को एग्रेसिवली वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भी काम यहाँ पे कर रहे हैं। ऑब्वियसली कोई गाड़ी से इनका बिजनेस नहीं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए अलग अलग पार्टनरशिप्स इनकी हम लोग को देखने को मिल रही है। सो अदानी टोटल एनर्जीज की बात करें तो उन्होंने पार्टनरशिप की है किसके साथ, MG मोटर इंडिया के साथ। सो इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था इस प्रकार की खबरें आई थी, इसके पहले भी इस प्रकार के अपडेट आए थे, और भी बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ इन्होंने टाइप करके यहाँ पे रखा हुआ है। सो काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस डेवलप हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अभी देखा गया तो काफ़ी बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हम लोग को इस सेगमेंट में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जोमेटो, फिलहाल तो 193 पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जोमेटो की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है चर्चा जोर पकड़ते हुए देखने को मिल रही है, बिकॉज स्विगी का IPO आते हुए देखने को मिलने वाला है। हाँ, कब आएगा एग्जैक्टली वो तो पता नहीं, बट उन्होंने कहा था 2024 में ही आएगा करके। एंड फिलहाल हम लोगों ने देखा कि उन्होंने फंड रेजिंग यहाँ पे किया था, तो इन्वेस्टको ने जो इनका वैल्यूएशन निकाला था इस वक्त का $12.7 बिलियन। ठीक है, मतलब 18% जो लास्ट फंड राउंड उन्होंने किया था उस हिसाब से 18% अप लेवल पे उन्होंने पैसा यहाँ पे उठाया है। तो इस चीज़ के चलते हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि फ़ायदा जोमेटो को भी थोड़ा बहुत होते हुए देखने को मिलेगा, बिकॉज दोनों का जो मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट इक्वल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये भी एक पॉइंट हम लोग को जरूर पता यहाँ पे होना चाहिए। प्लस अगर देखा गया JM फाइनेंशियल्स की भी एक रिपोर्ट सामने आ गई, तो उन्होंने जोमेटो का जो टारगेट है वो 30% तक इंक्रीज कर दिया 260 तक। ठीक है, अभी किसी की भी रिपोर्ट को ब्लाइंडली कॉपी करना नहीं होता है, ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया, बट वो ऐसा क्यों कह रहे हैं वो जानना जरूर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनती है। हाँ, उसको मानना है नहीं मानना है वो हर किसी का अपना अपना चॉइस। सो अगर हम लोग यहाँ पे हाइलाइट्स की बात करें तो JM फाइनेंशियल ने टारगेट इसीलिए बढ़ाया है, तो इसके पीछे का उन्होंने रीज़न दिया है ब्लिंकिट में जो हम लोग को रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रही है वो जोमेटो को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकता है, ये भी JM फाइनेंशियल का यहाँ पे मानना है। उन्होंने तो ये तक एक्सपेक्ट किया है कि ब्लिंकिट आने वाले समय में जोमेटो का जो फूड डिलीवरी बिजनेस है उसको भी सरपास यहाँ पे कर देगा। और ये किसने बोला है, JM फाइनेंशियल ने बोला है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा जोमेटो ने भी ये बात बोल के रखी थी कि एक टाइम पे ब्लिंकिट ये जोमेटो से भी हम लोग को बड़ी कंपनी बनते हुए देखने को मिलेगी, बड़ा कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में करते हुए देखने को मिलेगी। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं JM फाइनेंशियल्स ने भी क्या किया है, जोमेटो का टारगेट बढ़ाकर 260 तक यहाँ पे कर दिया है। सो डेफिनेटली ब्लिंकिट से रिलेटेड चीज़ों को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि जोमेटो में क्यों हम लोग को एक टर्न अराउंड होते हुए देखने को मिला, बिकॉज ब्लिंकिट से रिलेटेड पहले उन्होंने जब डील की थी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, बट येस बाद में जब कंपनीज ने नंबर्स यहाँ पे दिखा दिए तो समझ में आ गया कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जो कि पॉइंट मैंने बार बार रिपीट किया, कौन सा,
क्वार्टर 1 की अगर बात करें तो क्वार्टर 1, यस क्वार्टर 4 की नहीं, क्वार्टर 4 तो अभी चल रहा है, उसके रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। यस, इसके बाद जो क्वार्टर 1 रहेगा, जिसके जुलाई में नंबर आएंगे, तब उन्होंने कहा कि ब्लिंकिट भी एक लॉस में ही चलने वाली कंपनी है, बट ये भी ब्रेक इवन पॉइंट दिखा देगा। कब? क्वार्टर 1 में। जोमेटो के मैनेजमेंट की एक कॉमेंट्री आप चाहो तो चेक कर सकते हो। एंड यही चीज़ के चलते जब हम लोगों ने क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे देखे थे, जोमेटो तो एक लॉस वाली कंपनी थी, हर किसी को यहाँ पे हमें पता ही है, लॉस 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 करते जाते। ऐसे कंपनी में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है? वही ब्रेक इवन पॉइंट। सो ये देखिए, ये वाला है ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या? जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, कि लगातार लॉस में चलने वाली कंपनी। अगर आप वो डायग्राम बनाते हो ना ऐसा वाला, वो जो ऐसा चार्ट यहाँ पे रहता है 0 एंड यहाँ पे रहता है 1 2 3 करके, और यहाँ पे माइनस में चीज़ें रहती है, तो ऐसा लॉस में चल के ये वाला पॉइंट। ठीक है, हम यहाँ पे इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, कि कंपनी लॉस से अभी प्रॉफिट की ओर यहाँ पे जा रही है, तो ये वाला पॉइंट। तो जैसे ही अगर आप जोमेटो का चार्ट बनाओगे तो माइनस माइनस करके देखो, ये प्रॉफिट के इधर आ गए, फिर एक और प्रॉफिट, एंड लास्ट टाइम तो कंपनी ने सीधा सेंचुरी लगा दी। तो इसके पीछे का भी श्रेय ब्लिंकिट को ही जाते हुए देखने को मिला। एकदम ही ज़बरदस्त 20% की ग्रोथ उन्होंने यहाँ पे बताई थी, तब जाके पता चला था कि जोमेटो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है करके। हाँ, उसके पहले की बात करें, जोमेटो की हालत काफ़ी खराब हम लोग को देखने को मिलता है, एंड इसीलिए तो शेयर इतना ज़्यादा नीचे भी यहाँ पे आया था। तो ये पॉइंट जानना और सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही जो सिचुएशन है जोमेटो की, ये सेम सिचुएशन ब्लिंकिट में भी Q1 में देखने को मिलेगी। ये मैनेजमेंट ने कहा है, अभी वो तो उनका कहना है, हकीकत में होगा कि नहीं होगा वो तो क्वार्टर 1 में ही हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। और यही चीज़ के चलते जेम फाइनेंशियल्स ने भी क्या किया है, जोमेटो का टारगेट 30% से यहाँ पे बढ़ा दिया है। आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, वोडाफोन आइडिया। यस, वोडाफोन आइडिया भी देखा गया तो फोकस में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फंड रेजिंग के चलते एफपीओ के जरिए पैसा यहाँ पे जुटाएंगे। 18 अप्रैल को एफपीओ ओपन यहाँ पे हो जाएगा। 18,000 करोड़ का एफपीओ हम लोग को देखने को मिल रहा है। हमारे देश का सबसे बड़ा एफपीओ देखने को यहाँ पे अभी मिल जाएगा। इसके पहले 15,000 करोड़ का एफपीओ आया था, येस बैंक का एफपीओ था। ठीक है, अदानी का एफपीओ 20,000 करोड़ के आसपास था, बट वो बाद में विड्रॉ कर लिया, तो इसलिए उसका रिकॉर्डिंग होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो एफपीओ की बात करें तो ये सबसे बड़ा फोकस में रहने वाला है, बिकॉज ऑफ रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है कि इसमें लगभग 6,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दो बड़े प्लेयर्स कर सकते हैं। एक है GQG एंड दूसरा है SBI म्यूचुअल फंड की बात करें, उनके नाम सामने आ रहे भाई रिपोर्ट के जरिए। कितना सच कितना झूठ पता नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ नाम देखकर भाई जंप मत यहाँ पे कर लेना, कल बोला जा सकता है कि ऐसा नहीं है करके। ठीक है, तो ये भी कुछ पॉइंट्स आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। एफपीओ की बात करें तो 10 से 11 रुपये के प्राइस बैंड के आसपास हम लोग का एफपीओ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम बात करें तो इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो हर किसी का अपना अपना चॉइस यहाँ पे होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है कि इसमें रिस्क कितने वो समझ में आप लोगों को आना चाहिए। एंड कंपनी के आपको फंडामेंटली अच्छी लगती है, ये सवाल आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर खुद को यहाँ पे पूछना चाहिए। अगर आपको फंडामेंटली कंपनी अच्छी लगती है, आप चाहो तो जा सकते हैं, आपकी मर्जी भाई, आईडी पासवर्ड आपका, पैसा आपका, डिसीजन आपका। अगर आपको कंपनी फंडामेंटली अच्छी नहीं लगती है, आप चाहो तो दूर रह सकते हो। ठीक है, बट डिसीजन खुद का होना चाहिए। सेम चीज़ें हम लोगों ने येस बैंक में भी यहाँ पे देखी थी। येस बैंक में भी यहाँ पे एफपीओ आया था, तभी वो 12-13 रुपये पे एफपीओ यहाँ पे आया था। बट जैसे एफपीओ हम लोग को देखने को मिला था, बड़ा डिस्काउंट पे देखने को मिला था, तो उसके बाद 2 वीक में ही येस बैंक का शेयर लगभग 50% हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो मैं जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों। मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जाना ही नहीं जाना है वो आपकी मर्जी यहाँ पे होती है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा कमाओगे या फिर गवाओगे वो आप ही यहाँ पे रहने वाले हो। ठीक है, काफ़ी सारे लोग पूछते भी है कमेंट सेक्शन में, सर आप ऐसे सिचुएशन में जाते हो कि नहीं जाते हो। देखिए, कितना पैसा लगा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं भी बहुत सारे शेयर मार्केट में एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करते रहता हूँ, बट एक्सपेरिमेंट वाला जो अमाउंट रहता है भाई वो छोटा होता है। मतलब अगर देखा गया तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अभी आलोक इंडस्ट्री आप सभी लोगों को पता है, ये एग्जांपल मैंने बहुत बार दिया है। सो आलोक इंडस्ट्री में मैंने इसके पहले बहुत मतलब 4-5 साल अभी हो गए। ठीक है, वो IBC कोड आया था, मैंने आप लोगों को बताया था, तभी मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए आलोक इंडस्ट्री में, तभी कितना 1 या 4 रुपये के आसपास मैंने 1000 शेयर्स उठाए थे, और बाद में वो स्टॉक ज़बरदस्त यहाँ पे भागा था। तो वो एक्सपेरिमेंट का मुझे अच्छा खासा फ़ायदा मिला था। ठीक है, बट अगर आप मुझे ये कहोगे क्या आप इसमें 1 करोड़ लगाते, तो भाई मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बताने का मकसद क्या है कि कितना अमाउंट कि आप रिस्क लेने के लिए रेडी होते हो, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ठीक है, वो आलोक इंडस्ट्री का भी मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया, इसीलिए दिया क्योंकि वो सबसे मतलब बेस्ट एग्जांपल मुझे अभी तक देखने का मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पे फ़ायदा हुआ था। बट वो छोटा सा एग्जांपल, मतलब 4-5 हज़ार का ही वो रिस्क यहाँ पे लिया था, बट अच्छा खासा फ़ायदा हुआ था। बट अगर आप पूछोगे वहाँ पे आप एकदम ज़्यादा पैसा लगाते, तो ऑब्वियसली मैं नहीं लगाता, और मैंने लगाया भी नहीं था। सो बताने का मकसद क्या है, ये इस प्रकार की जो भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, ये एफपीओ एंड ऑल दैट, अगर वहाँ पे अगर आपको कंपनियाँ फंडामेंटली अच्छी लगती है तो फिर आप जा सकते हो। बट यूजुअली देखा गया तो फंडामेंटली अच्छी इतनी तो है नहीं, उनके स्ट्रगलिंग वाले फेज ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। वोडाफोन की भी अगर हम लोग बात करें तो, बट अगर आपको अच्छा लगता है, आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, छोटा मोटा पैसा लगाना अलग बात होती है, बड़ा पैसा लगाना ये एक अलग बात होती है।
ठीक है, तो ये उस हिसाब से मतलब विचार करके हम लोगों ने यहाँ पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बहुत बड़ा पैसा कहीं अटक ना जाए, ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे चलना आना चाहिए। वरना क्या होता है कि पैसा अगर बन गया, मतलब मान लो एकदम स्टॉक भाग भी गया, तो हर कोई कहेगा अरे भाई मैं तो पैसा लगाने वाला था, आपने रोक लिया। कोई किसी को रोकता नहीं है भाई। मैंने इसके पहले भी कहा है कि आईडी पासवर्ड आपके पास है, पैसा भी आपके पास है, बाय बटन दबाने वाला भी पावर आप ही के पास है। सो आपका खुद का डिसीजन वो यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपको डाउट है किसी सिचुएशन में तो बचना चाहिए। अगर आपको डाउट नहीं, आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे तो पैसा बनेगा, तो आप जा सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, आप कितना अमाउंट लगाते हो वो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। आप कहोगे कि मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए 100-200 रुपया लगा दूँ, तो वो एक चल जाता है यार, इससे कोई पहाड़ नहीं टूटेगा ना, तो कोई रास्ते पे आएगा। बट अगर आप कहते हो कि बहुत बड़ा अमाउंट में अगर लगा दूँ, तो काफ़ी सोच समझ कर आप लोगों ने ये डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।